हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम वर्ष डीएलएड में प्रोफेशन इंग्लिश में जितनी भी चैप्टर्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, वो बहुत ही डिफिकल्ट माने जाते हैं और उनके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज हमने चलाई हुई है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप देख सकेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हम इसके टोटल 3 यूनिट्स ला चुके हैं और आज हम चौथे यूनिट की बात करने वाले हैं। जी हाँ, प्रथम वर्ष का प्रोफेशन इंग्लिश जो सबसे कठिन विषय माना जाता है, सबसे ज्यादा बैक किसी को लगती है इस विषय भाई स्टूडेंट्स को, तो इसी विषय में लगती है, प्रथम वर्ष में भी द्वितीय वर्ष में भी। तो प्रोफेशन इंग्लिश विषय का प्रथम वर्ष का सत्र 2024-25 के लिए, जी हां, आने वाले साल यानी कि जिनकी परीक्षा प्रथम वर्ष वालों की 2025 में होगी, उनके लिए यह वीडियो लेक्चर बनाया गया है। तो चलिए सीधा शुरू करते, बात आगे बढ़ते हैं। लेकिन बता दूं कि अगर पहला, दूसरा, तीसरा यूनिट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जाकर चेक करोगे, वहां पे यूनिट्स भी आपको दिख जाएंगी, आप वहां पर भी पढ़ सकते हो। उसके पहले बताना चाहूंगा कि भाई एमपी डीएलएड का, बीएसटीसी का, जी हां, डीएलएड का जो भी कोर्स है, टोटल संपूर्ण कोर्स जो है, कोर्स जो रहेगा आपको 1 साल के लिए, ये कोर्स मिलेगा हमारे ऐप में, जहां आपको भाई नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर्स, इवन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे सॉल्व करते हुए। ये सब कुछ उपलब्ध होगा हमारे कोर्स में। अभी कोर्स के ऊपर 30% का ऑफ चल रहा है। जी हाँ, 30% ऑफ है भाई, और ये ऑफ कब तक बंद हो जाएगा कभी भी तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए पहले ही कोर्स परचेस कर लें। जितना परीक्षा के बाद खरीदोगे, परीक्षा के नजदीक खरीदोगे, उतना कम समय मिलेगा पढ़ने को। अभी खरीदोगे 1 साल तक, परीक्षा होने तक वैलिड रहेगा, इसीलिए आपको अभी कोर्स परचेस कर लेना है। कोर्स परचेस करने कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके ऐप की लिंक मिलेगी, ऐप डाउनलोड करके वहां पे कोर्स परचेस कर लेना है, कोई कूपन कोड नहीं लगेगा। चलिए सीधा आगे बढ़ जाते हैं, बात करेंगे यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 की अगर बात करें तो जो हमारा यूनिट 4 है उसका नाम है राइटिंग। जी हां, लेखन, राइटिंग। तो यूनिट 4 राइटिंग, जिसे हम लेखन कहते हैं, इस यूनिट 4 राइटिंग की अगर बात करें तो भाई इस यूनिट 4 में मार्क्स जो अलॉटेड है, मार्क्स 8 मार्क्स का, जी हां, 8 नंबर, टोटल 8 मार्क्स की एक इकाई होती है। एक यूनिट जो होती है वो टोटल 8 अंकों की होती है। और यहां से अगर ब्लूप्रिंट की बात करूं, अंक योजना की बात करूं, तो यहां पर भाई आपको 2 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, यानी 2 + 2 यानी कि हो गया 4। ओके, और एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का ही, यानी यहां पर 8 अंकों का पूरा इकाई हो गया। यानी यहां से कोई भी आपको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव नहीं आता, सीधा सीधा यहां पर भाई 2 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, और एक क्वेश्चन आता है सीधा 4 नंबर का। तो ये हो गया अंक योजना, ब्लूप्रिंट पता चल गया। अब चलो आगे बढ़ जाते हैं सीधा, ठीक है। बात करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और मैं पहले बता दूं, यहां जो प्रश्न बताऊंगा मैं आपको वो थोड़ा सा लिमिटेड में है, ताकि जल्दी से जल्दी आपको समझ में आ जाए, आइडिया लग जाए कि आखिर परीक्षा में लिखते कैसे हैं, प्रश्नों का उत्तर देते कैसे हैं। डिटेल्ड जानकारी के लिए, डिटेल नोट्स के लिए पूरा बढ़िया से वो आप हमारा कोर्स परचेस करेंगे तो उसमें पूरा का पूरा डिटेल में पूरी यूनिट का आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो बात करेंगे व्हाट इज राइटिंग स्किल, यानी कि लेखन कौशल क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जनरली हिंदी बैकग्राउंड से, हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से होते हैं, फिर वो जब ये परीक्षा देते हैं डीएलएड की, तो वहां प्रोफेशन इंग्लिश विषय आ जाता है और इस विषय में बहुत ज्यादा लोग फिर फेल कर जाते हैं। तो वो आपको नहीं होगा, अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो इंग्लिश में फेल नहीं होंगे, बता दे रहा हूं पहले ही। आप पास्ट रिकॉर्ड भी देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो बात करें राइटिंग स्किल होती क्या है, लेखन कौशल होता क्या है। तो पहली बात तो ये कि लेखन कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण एक कौशल है ना, यानी इट इज एन इंपॉर्टेंट स्किल। कैसे लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे। अब पहली बात, यहां पर अगर 2 नंबर के लिए आता है तो 30 वर्ड्स में लिखेंगे, याद रखना 30 वर्ड्स यानी कि 30 शब्द में। अगर 2 नंबर का सवाल पूछा 2 मार्क्स का, तो आप कितने शब्द में लिखेंगे, 30 वर्ड्स में, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट स्किल, लेखन कौशल कैसा है, इट इज एन इंपॉर्टेंट स्किल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है। और क्या इसमें क्या होता है, विच हैज फिक्स्ड वोकैबुलरी, इसमें एक निश्चित शब्दकोश होता है, यानी ये शब्द है, इस शब्द का यही अर्थ होता है, ऐसा फिक्स होता है। इट हैज, विच हैज फिक्स्ड वोकैबुलरी, इट इज एन इंपॉर्टेंट स्किल। ये क्या है, ये जो राइटिंग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है, बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण कौशल है। इट इज एन इंपॉर्टेंट स्किल विच हैज फिक्स्ड वोकैबुलरी, जिसका एक निश्चित शब्दकोश है। जब मेरे साथ रिपीट करोगे, ध्यान से सुनोगे, तो ये आंसर आपको रट जाएगा, पूरा याद ही हो जाएगा, ठीक है। कैसा करना है, व्हाट इज राइटिंग स्किल अगर पूछा, इट इज एन इंपॉर्टेंट स्किल विच हैज फिक्स्ड वोकैबुलरी, इसकी अपनी क्या हो, फिक्स वोकैबुलरी होती है। इसका स्पेलिंग फिक्स भी होता है, इसमें फिक्स स्पेलिंग्स होती हैं, और तो और इसमें सेंटेंस का पैटर्न होता है, यानी जब आप इसका वाक्य बनाते हो तो वाक्य का अपना एक पैटर्न होता है, एंड सेंटेंस पैटर्न इट हैज टू बी डेवलप्ड, और इसे डेवलप करना पड़ता है, यानी राइटिंग स्किल को जागृत करना पड़ता है, उसको सुधारना, बनाना पड़ता है। जन्मजात किसी को भी राइटिंग स्किल नहीं आती। आप देखिएगा ना, छोटे बच्चे को राइटिंग सिखाते हैं
तो राइटिंग स्किल जन्मजात नहीं आती, राइटिंग स्किल को डेवलप करना पड़ता है, इट हैज टू बी डेवलप्ड। तो व्हाट इज राइटिंग स्किल अगर प्रश्न आया तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, इट इज एन इंपॉर्टेंट स्किल, इट हैज फिक्स्ड वोकैबुलरी, इसका फिक्स वोकैबुलरी होता है, स्पेलिंग होता है और सेंटेंस पैटर्न होता है, एंड इट हैज टू बी डेवलप। ओके, क्लियर है, समझ आ गया तो भाई एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें अगले, माफ कीजिएगा, बात करें इसके अगले प्रश्न की जो इंपॉर्टेंट है, जो यहां से पूछता है, तो सवाल है कैरेक्टरिस्टिक्स। जी हाँ, यहां सवाल क्या पूछा है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग। अच्छी हैंडराइटिंग के, अच्छे लेखन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, खासियतें क्या हैं। देखो, अच्छी हैंडराइटिंग के, अब हर किसी के नजर में क्या होता है, हैंडराइटिंग अपने अपने हिसाब से अलग तरीके से अच्छी होती है। किसी को ऐसे झुका झुका के लिखना अच्छा लगता है, झुका झुका का मतलब इन द सेंस, जैसे मैं लिख रहा हूं अपना नाम यहां पर, तो ठीक है, तो मैं कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूं, ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा थोड़ा सा झुका झुका के लाइन के ऊपर, या किसी किसी को ऐसे लिखना अच्छा लगता है, अलग अलग लिखना अच्छा लगता है, ठीक है, किसी को ऐसे अच्छा लगता है, या किसी किसी को भाई अपनी राइटिंग में एकदम ऐसा गोल, चीजों को ऐसा गोल गोल बनाना अच्छा लगता है, तो अपना अपना एक नजरिया रहता है, ठीक है। तो एक अच्छी हैंडराइटिंग के कुछ खास चीजें होती है, कुछ खास चीजें होंगी एक अच्छी राइटिंग में जो हमेशा फिक्स होंगी। जैसे कि अगर आपको ऐसा सवाल आया, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंडराइटिंग, या फिर राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंडराइटिंग, तो आप लिखेंगे कैसे। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर प्रश्न आया और प्रश्न का उत्तर लिखना है तो डायरेक्ट मुंह उठाकर मत लिख दो भाई, ठीक है, डायरेक्ट मुंह उठा के उत्तर मत लिखो, पहले थ्योरी लिखो 2 लाइन की, ठीक, कैसा, बिल्कुल ऐसा। फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंडराइटिंग। भाई गुड हैंडराइटिंग के ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। कौन सी हैंडराइटिंग है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये नंबर 1 सिंप्लिसिटी, ठीक है, एकदम सादगी होनी चाहिए, एकदम सजा के एकदम खराब मत कर दो, सादा लिखो, सिंप्लिसिटी। दूसरा क्या, डिस्टिंक्टिवनेस, डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब क्या है भाई, अलग अलग मालूम होना चाहिए। अगर मैं लिख रहा हूं इट इज, या जैसे मैं कुछ यहां पर अभी लिखता हूं, देखिए जैसे क्या लिखता हूं कि माफ कीजिएगा, थोड़ी सी सर्दी खांसी ठंडी की वजह से, राम इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, राम इज गोइंग टू स्कूल, ठीक। अब यहां हैंडराइटिंग उतनी अच्छी तो हो नहीं रही है क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना है, पर अब ये राइटिंग आपको दिख रही है, यहां बीच में जगह है, बीच में ऐसी जगह आपको दिख रही है डिस्टिंक्ट, पर मैं अगर ऐसा लिखूं राम इज, फिर यहां गोइंग, है ना, टू, उसको ऐसा लिखूं तो अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट यानी कि बीच में जो जगह है, कहीं पर बहुत जगह ही नहीं छोड़ी मैंने, यहाँ पर जगह ही नहीं छोड़ी, यहाँ पर बहुत ज्यादा जगह छोड़ दी, पर यहाँ देखोगे यहाँ जगह छूटी, यहाँ छूटी, यहाँ छूटी, यहाँ छूटी, है ना। तो इसमें अलगाव होना चाहिए, यानी अक्षर अलग अलग पता होना चाहिए, पता चलना चाहिए, डिस्टिंक्टिवनेस। फिर भाई प्रॉपर स्पेसिंग, यानी जगह छोड़िए भाई इसके अंदर, है ना। अब भाई अक्षरों के बीच की समान दूरी होनी चाहिए, ये अलग अलग पढ़ते आना चाहिए, और इनके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग, सही जगह छोड़िए। और क्या, प्रोपोर्शन इज साइज, प्रोपोर्शन इज साइज, यानी कि जो भी आप अक्षर लिखेंगे, ऐसा नहीं कि राम में आपने आर ऐसा लिखा और राम में एम ऐसा लिख रहे, एम को ऐसा लिख रहा है, तो ये नहीं, ये अच्छी राइटिंग की गुण नहीं है। अक्षरों का, लेटर्स का जो साइज होना चाहिए प्रॉपर एक बराबर होना चाहिए रेशो में। फिर है यूनिफॉर्मिटी, यानी एक समान, समानता होनी चाहिए आपके राइटिंग में। ऐसा नहीं कि राइटिंग पहले ऐसा लिखा फिर उसको थोड़ा बदल दिया फिर उसको कुछ और कर दिया, ये नहीं होना चाहिए, आपकी राइटिंग यूनिफॉर्म होनी चाहिए। फिर क्या, अट्रैक्टिवनेस, आपकी राइटिंग अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए। अब अट्रैक्टिव दिखना चाहिए इसका मतलब ये नहीं होता कि इसके ऊपर भाई अट्रैक्टिव बना दो, कलाकारी कर दो बैठ के, थोड़ा बहुत सजा सकते हैं आप, थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए अट्रैक्टिव। और स्पीड, आपकी राइटिंग में स्पीड भी होना चाहिए, स्लो लिखने से भाई अच्छी हैंडराइटिंग नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग जब फास्ट लिखते हैं, कुछ ज्यादा फास्ट, तो राइटिंग खराब हो जाती है, कुछ लोग थोड़ा भी फास्ट लिखे तो खराब हो जाती है, और कुछ लोग स्लो लिखे तो अच्छी आती है। जैसे मैं अगर स्लो लिखूं तो मेरी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, पर यहाँ जैसे मैंने आपके फास्ट लिखा ना तो खराब हो जाती है थोड़ी, ठीक है। तो अच्छी हैंडराइटिंग की एक गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको लिखना होगा। अगर परीक्षा में आया तो ये पॉइंट लिख के इसके अंदर थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, 1-2 लाइन की, याद रखिएगा। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है, पर ये पॉइंट लिख के इसके अंदर थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। तो ये सवाल 2 नंबर का भी आ सकता है, हो सकता है कि 4 नंबर के लिए भी आ जाए। बड़े अब अगले प्रश्न की उत्तर और, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंडराइटिंग। भाई जो अच्छी हैंडराइटिंग होती है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंडराइटिंग, जो अच्छी हैंडराइटिंग होती है उसकी खासियतें क्या होती हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो थ्योरी में इतना बड़ा बड़ा लिख रखा है, 1 लेटर में नॉट बी मिस्टेकन फॉर अदर, यानी एक अक्षर को दूसरे अक्षर जैसा एकदम समान नहीं बनाओ,
फिर अवॉइड सुपरफ्लुअस स्ट्रोक्स, यानी जब आप लिखो तो भाई आप जो है एक ही सुर में मत लिखो, कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ पर आपको एंड करना है, कहाँ पे आपको ठहराव देना है, ये अक्षरों में होना चाहिए। तो ऐसे लेटर शुड बी यूनिफॉर्म एंड इक्वल इन साइज, अक्षर जो होने चाहिए, जो भी अक्षर आप लिख रहे हो वो यूनिफॉर्म और इक्वल इन साइज होना चाहिए, ठीक है। तो जितना भी आप आंसर देख पा रहे हो, जितना भी देख पा रहे हो, ये सब हम नोट्स में डिटेल में ऐसे लिखते हैं। अभी मैंने जो प्रश्न बताया शॉर्ट में था, ये डिटेल में है। तो ऐसे ही डिटेल में आंसर्स आपको हमारे फुल कोर्स में मिल जाते हैं। जब आप ऐप पे कोर्स परचेस करते हो तो वहां आपको डिटेल में सब कुछ मिल जाता है, एक्सप्लेनेशन, मैराथन, लेक्चर, ये सब कुछ मिल जाता है। एक रूल फॉलो करना होता है गुड हैंड राइटिंग का। द रूल इज लेटर्स क्लोज, वर्ड्स अपार्ट, यानी कि जो अक्षर है वो पास होने चाहिए और जो शब्द है उनको दूर रखना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा ये राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। तो क्या अब आप देखोगे ये लेटर्स हैं, RAM, पास पास है, ठीक। लेटर्स क्लोज, पास पास। वर्ड्स अपार्ट, वर्ड दूर होना चाहिए। राम एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, ए एक वर्ड है, गुड एक वर्ड है, बॉय एक वर्ड है। तो देखो लेटर्स को क्लोज रखा और वर्ड्स को दूर दूर रखा। तो ये रूल फॉलो करना होता है गुड हैंड राइटिंग के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप कोर्स जरूर देखें। और बात करें अगले प्रश्न की, अगला यहाँ क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ सवाल दिया हुआ है मेथड्स ऑफ टीचिंग राइटिंग, यानी राइटिंग सिखाने की क्या मेथड्स, क्या विधियां होती हैं, यानी किन विधियों से राइटिंग सिखाई जाती है। तो कई सारी विधियां हैं जिनके माध्यम से बच्चों को लेखन कौशल यानी राइटिंग स्किल जो है सिखाई जाती है। तो बात करते हैं यहाँ पर, देखिए आप किंडरगार्टन मेथड, किंडरगार्टन बच्चों का, तो छोटे छोटे बच्चों का किंडरगार्टन स्कूल आपने सुना होगा। फ्रेंच मेथड, टीचिंग स्ट्रोक्स, यानी स्ट्रोक बताइए, या जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर ए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे छोटे बच्चे का ऐसा नहीं, ए से ऐसा, फिर ए से ऐसा, एक के नीचे एक ऐसा लाइन बनाता, कि वो बच्चा जो है ना, कई छोटे बच्चे जो होते हैं वो ऐसा तो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा गोल नहीं घुमा पाते, इसी को स्ट्रोक बोलते हैं। कब ऐसे पलटना है, कब ऐसे पलटना है। तो ये हैंडराइटिंग में गोल घुमाव जो रहता है ना, ये सब कैसे आएगा, जब बच्चे की बार बार प्रैक्टिस होगी। तो अच्छे हैंडराइटिंग के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। टीचिंग ऑफ सर्कल्स, गोल बनाते आना चाहिए। टीचिंग ऑफ कंबाइनिंग स्ट्रोक्स एंड सर्कल, स्ट्रोक्स और सर्कल्स को कैसे जोड़ना है, ये तो ये सब जो आप देख पा रहे हो, टीचिंग ऑफ कर्व्स, टीचिंग कंबाइनिंग स्ट्रोक्स एंड कर्व्स, ये जितना भी आप देख पा रहे हो, ये सब राइटिंग सिखाने के, दैट इज स्किल टीच करने के। जैसे आप भाई डीएलएड कर रहे हो, यानी कि प्राइमरी के टीचर बनोगे, प्राइमरी प्री प्राइमरी, तो उसमें भाई आपको ये तो आना ही चाहिए, ये तो सिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको कोर्स में पढ़ाया भी जाता है। इसका डिटेल आंसर भी आप देख पाएंगे कोर्स में। फिर बात करें अगला, कॉजेज ऑफ बैड हैंड राइटिंग। अगला प्रश्न क्या है कि भाई जो खराब हैंड राइटिंग होती है, अच्छी हैंड राइटिंग की खासियत क्या होती है, ये हमने पढ़ लिया। बट खराब हैंड राइटिंग की क्या खासियत होती है वो भी हम पढ़ेंगे, उसके बाद भी करेंगे। तो जैसा मैंने लिखा भाई, क्वेश्चन आया राइट कॉजेज ऑफ बैड हैंड राइटिंग या व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बैड हैंड राइटिंग, आपको पता है तो सीधा मुंह उठा के लिख मत देना। हमेशा बोलता हूं पहले थ्योरी लिखो 2 लाइन की, जैसे द कॉजेज ऑफ बैड हैंड राइटिंग आर इज गिवन बिलो, आर इज फॉलोज, ऐसा लिखो, ऐसी थ्योरी चाहिए। उसके बाद लिखिए नंबर 1 यहाँ पर यूज ऑफ बॉल पेन फ्रॉम अर्ली स्टेज, है ना भाई। जब बचपन से ही पेन का इस्तेमाल करने लग जाएंगे ना, पेंसिल का यूज नहीं करेंगे, बचपन से ही पेन का एकदम स्टार्टिंग से ही, तो हमारी राइटिंग खराब हो जाती है। दूसरा क्या, पेपर प्लेस्ड इन द इनकरेक्ट पोजीशन, अगर आप गलत तरीके से गलत पोजीशन में पेपर रखते हो। कभी कभी अब देखना, जब हम नई कॉपी खरीदते हैं तो उसका जो पहला पन्ना होता है ऐसा इस साइड में, राइट साइड में लिखने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि मोटा सा एकदम प्लेन रहता है। फिर उसी को जब पलटते और इस साइड लिखना होता है तो उतना मजा नहीं आता, उतनी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं आती। तो हम इस साइड भी उस गैप को भरने के लिए नीचे कोई कॉपी रख लेते हैं ताकि अच्छे से लिखने में मजा आए। तो आपका पेपर अगर करेक्ट पोजीशन में नहीं है तो भी बैड हैंड राइटिंग हो सकती है। फिर है भाई टू स्लो मूवमेंट ऑफ हैंड्स, टू स्लो मतलब कुछ ज्यादा ही, हाथों का मूवमेंट अगर कुछ ज्यादा ही स्लो है। अगर किसी के आप कह सकते हो कि मोटर स्किल डेवलपमेंट, यानी हाथों में डिफेक्ट है, उसके हाथ जोर से नहीं चलते, जल्दी नहीं चल पाते, स्लो रहते हैं ऐसे, तो भाई उसमें अगर कुछ ज्यादा ही स्लो मूवमेंट करोगे आप हाथों का, तो क्या होगा कि आपकी हैंडराइटिंग खराब हो जाएगी, ठीक है। फिर होगा बैड क्वालिटी ऑफ पेपर एंड इंक, अगर घटिया क्वालिटी का आपने कागज और स्याही इस्तेमाल की, पेन खराब रहा तो भी हैंडराइटिंग खराब हो सकती है। हमेशा बच्चे की गलती नहीं होती है ना, हमेशा आपकी गलती नहीं रहेगी। बैड सिटिंग पोस्चर ऑफ राइटर, लिखने के लिए भाई पसर के बैठे हैं, टांग फैलाए, हाथ से ऐसे, यहाँ पेन पकड़ के ऐसे से लिख रहे हैं, कहाँ राइटिंग आएगी अच्छे से। तो पेन पकड़ने का भी तरीका होता है और राइटर का बैठने का भी तरीका होता है। तो बैड पोस्चर होगा तो ढंग से राइटिंग नहीं आएगी, है ना। इसलिए बोलते हैं ना, सो के मत लिखो। हमारे माँ बाप हमको बचपन में सिखाते थे ना, हमको बड़ा अटपटा लगता था, क्या हर बात में रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, सो के मत लिखो, ऐसे मत लिखो, बढ़िया से बैठ के लिखो। अरे हाँ भाई, बैठ के लिखने से अच्छी हैंड राइटिंग आती है, ठीक।
फिर फिजिकल डिफेक्ट्स इन द स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट में कोई फिजिकल डिफेक्ट है, फिजिकल डिफेक्ट का मतलब क्या, उसके हाथ पैर में उंगलियों में कहीं कुछ गड़बड़ी है ना, तो भी हैंडराइटिंग खराब हो सकती है। लैक ऑफ प्रैक्टिस इन राइटिंग, राइटिंग की प्रैक्टिस अगर नहीं करेगा, है ना, राइटिंग को अगर बार बार दोहराएगा नहीं, चीजों को लिखेगा नहीं, तब भी उसकी हैंडराइटिंग खराब हो सकती है। और पुअर हैंड राइटिंग ऑफ टीचर, अगर खुद का भाई पुअर हैंड राइटिंग है, हार्ड नहीं है हैंड, पुअर हैंड राइटिंग ऑफ टीचर, टीचर का खुद का हैंडराइटिंग खराब है तो बच्चों को क्या ही सिखा पाएगा, बच्चे तो टीचर को ही कॉपी करते हैं, और टीचर की खुद की हैंडराइटिंग खराब है तो बच्चों को तो लगेगा जो टीचर बना रहे हैं ना ऐसा ही बनाना है, तो वो तो खुद खराब को ही खराब बनाते जाएगा। तो ये भी एक कारण होता है। तो ये कॉजेज ऑफ बैड हैंडराइटिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या भाई, अब ये देखिए अगला सवाल, टाइप्स ऑफ कंपोजिशन एंड द टीचिंग। कंपोजिशन क्या होता है और उसको पढ़ाया कैसे जाता है। भाई कंपोजिशन मेनली दो तरह के, पहला तो एक ओरल और एक रिटन। जी हाँ, ओरल एक कंपोजिशन और दूसरा जो होता है वो होता है रिटन। जी हाँ, रिटर्न एक कंपोजिशन होता है। ठीक, तो ये दो तरह के भाई आप कह सकते हो कि ये कंपोजिशन है, मतलब बच्चों को लिखना सिखाना, एक पूरा पैराग्राफ लिखना सिखाना, बच्चों को इंग्लिश में कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द, कुछ पैराग्राफ, कुछ लाइन, कुछ वाक्य सब लिखना, ये सब कंपोजिशन में। तो ये कंपोजिशन भी दो तरह से होती है, ओरल और एक रिटन। ओरल में हम बोलेंगे तो मुंह से बोलेगा वो चीजें, और रिटन में क्या होगा, लिखन रूप में होगा। अब इसमें भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईच, अब दोनों के अलग अलग टाइप हैं। जैसे आप देखोगे कंपोजिशन दो प्रकार के, ओरल और रिटन। ओरल के भी दो प्रकार हैं, डेड और फ्री। रिटन के भी दो प्रकार हैं, गाइडेड और फ्री, है ना। अगर बच्चों को हम बोले कंपोजिशन लिखो, यानी कि चलो एक ऐसे लिख दो भाई, चलो बच्चों को बोले ऐसे लिखो, निबंध लिखो माय हॉबी के ऊपर, तो पहले तो गाइड करना पड़ेगा कि हॉबी में लिखना कि मुझे क्या पसंद है, क्यों नहीं पसंद है, बाकी चीजें भी। या और फ्री में आप बोल दो जो मन करे वो लिख दो भाई, जो तुमको लगता है बस हॉबी के ऊपर लिखो, जो आता है लिखो अपने मन से। तो ऐसा है, ध्यान रखिएगा इनको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये भाई कंपोजिशन है, कंपोजिशन के और उसके जो टाइप्स होते हैं ये सारी बातें। अगला अगर बात करें, कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से हैं, जैसे कि नोटिस राइटिंग, नोटिस कैसे लिखा जाता है, फिर क्वालिटीज ऑफ गुड हैंड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग की खासियत क्या होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल हैंड राइटिंग क्या होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये सब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, अब इतने सारे मैं एक वीडियो में पढ़ा नहीं सकता, तो इन सब को ऑलरेडी हमने वीडियो जो बना इसमें कवर किया है पहले भी, और इसको आप हमारे फुल कोर्स में भी देख सकते हैं। आप हमारा ऐप पे जाके इस पूरे फुल कोर्स को परचेस करके पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट सब कुछ, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, ये सब कुछ अवेल कर सकते हैं। और पूरा मैराथन वीडियो लेक्चर है, हर यूनिट को एक्सप्लेन करते हुए, रिकॉर्डेड क्लास है पहले से ही, उसमें भी आप देख पाएंगे। तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करने का पूरा मौका मिल जाएगा, ठीक है, हमारे इस कोर्स को। तो ये हमारा जो कोर्स है एमपी डीएलएड का बीएसटीसी का, ये हमारा जो सत्र है, सत्र 2024-25 के लिए है, जिसमें आपको पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, साथ ही साथ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर, ये सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। और जल्दी करेंगे, 30% का ऑफ भी है भाई, याद रखिएगा 30% का ऑफ है, 30% ऑफ चल रहा है, ऑफ कभी भी खत्म हो सकता है। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके ऐप के लिंक पर आप सीधा डाउनलोड कर लो ऐप, और वहां पर जाके रजिस्टर करके मनचाहा कोर्स जैसा आपको ये दिखेगा, ये पोर्शन आपके कोर्स का चेक जरूर कर लेना कि प्रथम वर्ष का होना चाहिए, तो कोर्स खरीद लेना, ठीक। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया हो। यूनिट के क्वेश्चन आंसर जो भी मैंने बताया बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाले डेट की परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद करें, जरूर पढ़ें। साथ ही साथ बाकी जो क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट या प्रीवियस ईयर वाले पीआईक्यू, वो भी आपको कोर्स में मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है चैनल पर वीडियोज आना आपको ना दिखे, रिकमेंड ही ना हो। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें, और आपके जो दोस्त हो, क्लासमेट्स हो, फ्रेंड्स हो, जो भी डेट की तैयारी कर रहे पढ़ रहे हो, आपका ग्रुप हो, उनमें जरूर शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हो। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम के पेज की लिंक है, वहां भी रील्स, शॉर्ट्स और बहुत सारे वहां पर इंपॉर्टेंट वीडियोस, क्वेश्चन जो होते हैं सीटेट के, एमपीटेट के, डीएड के, बीएड के, वो भी अपलोड होते रहते हैं, तो वो आप देख पाएंगे। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक भी है, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए स्टूडेंट, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अगले यूनिट के वीडियो लेकर। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।